अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो थोड़ी माजरत, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा लेट हूँ आज, है ना? ट्रैफिक बहुत है आज, नाजमाबाद वाले इंटरपास बंद है। फिर खराब है। शुक्रिया। सही, तो ज़रा रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि हमने रिएक्ट स्टार्ट की, सही है। रिएक्ट में हमने सबसे पहले चीज़ कौन सी पढ़ी? कंपोनेंट। कंपोनेंट्स का बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो सिंपल क्या है, एक फंक्शन है, रीयूजेबल फंक्शन है। आप लोगों के पास वो लिस्ट आई थी जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाई थी? नहीं आई थी? और आप लोगों ने उसका क्या किया? वो जो कोर्सरा का कोर्स था, किस किस ने अप्लाई किया? आपने अप्लाई नहीं किया तो अपने कुलीग से पूछ लेके उस पर आप अप्लाई करते। सही है, तो ये हमने एक लिस्ट बनाई थी। सही है, तो सबसे पहले हमने डिफरेंसेस देखते हैं। सही है, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे, आपके दिमाग में चीज बैठे। सबसे पहले हम जब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हमें पता है कि इसमें HTML हम किसी किस्म की नहीं लिख सकते, ना कोई हम वेरिएबल में HTML सेव कर सकते हैं, ना हम HTML लिख सकते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनके जरिए हम HTML बना सकते हैं, जैसे क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड, इस तरह के कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में जिनके जरिए हम HTML बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो उसमें भी हम HTML का टैग नहीं लिखते थे। हम क्या करते थे? क्रिएट एलिमेंट H1 H2, मतलब हम उसे एक स्ट्रिंग पास करते थे, वो उस स्ट्रिंग को पढ़ता था और वो एलिमेंट बना लेता था, वो टैग नहीं होता था। सही है। हाँ, हमने एक जगह पे देखा था आउटर एलिमेंट, एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, मेथड था, सॉरी इनर HTML का हमारे पास था। तो इनर HTML में हमने देखा था कि जब हम उसको HTML पास करते थे तो वो उसको रेंडर कर देता था। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम उसको पास, वो जो HTML है वो एज ए स्ट्रिंग देते थे, उसको पूरी स्ट्रिंग बनाते थे, मतलब उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए वो स्ट्रिंग ही है, वो HTML नहीं है। हाँ, पीछे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? HTML में। ये बात वो क्लियर है। लेकिन रिएक्ट में हमने एक चीज देखी थी कि आप डायरेक्टली रिएक्ट के कोड में HTML लिख सकते हो, आप उसके वेरिएबल में भी HTML सेव करा सकते हो। ये बात याद है? उसके बाद हमने देखी थी कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? फंक्शन, और रिएक्ट में उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं रिएक्ट में जब भी फंक्शन लिखूंगा क्या वो हर बार कंपोनेंट ही होगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि कंपोनेंट के साथ एक फंक्शन भी लिखूं मैं? तो मुझे कैसे? हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने कहा था कि रिएक्ट में वो हर काम हो सकता है जो आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट एक्सटेंशन है किसकी? जावास्क्रिप्ट की। हमने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को क्या किया है? बढ़ाया है। तो इसका मतलब है कि रिएक्ट की फंक्शनैलिटी हमें जावास्क्रिप्ट में नहीं मिल सकती, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हर फंक्शनैलिटी हमें किसमें मिलेगी? रिएक्ट में। अब इसका सवाल ये बनता है कि ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग में रिएक्ट के अंदर फंक्शंस लिख सकते हैं क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है कि हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस लिख सकते हैं। तो अब हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा आम फंक्शन है और कौन सा सिंपल है? अब उसका जवाब इसके ठीक थोड़ा नीचे ही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फंक्शन कैन हैव एनी नेम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट नेम शुड बी फर्स्ट लेटर कैपिटल, पहले लेटर। अगर रिएक्ट के अंदर कोई सिंपल फंक्शन लिखा हुआ होगा तो उसके नाम के सारे जो लेटर्स हैं वो क्या होंगे? स्मॉल होंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा ये सिंपल फंक्शन है, ये कंपोनेंट नहीं है। दूसरा, रिटर्न इनसाइड फंक्शन इज ऑप्शनल। जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, फंक्शन के अंदर रिटर्न जो है वो क्या होता है?
ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब है आप रिटर्न कराएं ना कराएं, सही है। लेकिन कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, रिटर्न इनसाइड कंपोनेंट इज नेसेसरी, जरूरी है। अब इससे पता लगा कि जो नॉर्मल फंक्शन अगर रिएक्ट के अंदर लिखा है तो जरूरी नहीं उसका कुछ रिटर्न हो सकता है, वो सिंपल एक फंक्शन। इसका भी हम सिंपल एक अभी एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके बाद है इनसाइड रिटर्न कैन बी एनीथिंग, ये किसकी प्रॉपर्टी है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है, सही है। इनसाइड रिटर्न शुड बी अ रिटर्न स्टेटमेंट, बल्कि इसको आप कह लें इनसाइड रिटर्न शुड बी अ रेंडर स्टेटमेंट, कि आप रिएक्ट को क्या कह रहे हो कि तुम क्या चलाओ। बात समझ आ रही है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने फॉर लूप के जरिए एक डिव बनाया था, डिव के अंदर h1 था h2 था, तो हम वो रिटर्न करा रहे थे, मतलब हम जावास्क्रिप्ट को कह रहे थे कि ये चलाओ। तो हम हमेशा रिएक्ट के अंदर क्या रिटर्न कराते हैं, कुछ भी रेंडर स्टेटमेंट जो हम चाहते हैं कि HTML में हमें दिखे, वो हम कहाँ रिटर्न कराते हैं, कंपोनेंट के अंदर। जो भी चीज कंपोनेंट में रिटर्न होती है, जब उस रिएक्ट उसको क्या कर देता है, चला देता है। बात समझ आ रही है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट राइट एनीथिंग, ये वो उसकी बात हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद है कैन राइट स्ट्रिंग और एरे। अब इसका क्या मतलब है, इसका तो हमने एग्जांपल भी देखा था कि जब हमने रिएक्ट पे एक ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश की थी, मतलब रिएक्ट पे मैंने रिटर्न क्या करा दिया था, ऑब्जेक्ट, तो आपको एरर आ गया था कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रेंडर्ड। लेकिन जब हमने स्ट्रिंग और एरे रिटर्न किया तो उसने वो चला दिया था। हालांकि अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो फंक्शन होता है वो सब कुछ चला देता है, आप उसको जो भी देंगे वो चला देगा। इवन वो ऑब्जेक्ट में लिख देता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट दिखाता नहीं है लेकिन वो लिख के देता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये तुमने ऑब्जेक्ट राइट करा दिया, सही है। और अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रिंग बना लो तो वो तो लाजमी तौर पर दिखा देगा, और वो रिएक्ट भी दिखा देगा अगर आप उसको क्या बना के भेजते हो, स्ट्रिंग। क्योंकि आप इसको समझें कि स्ट्रिंग कुछ भी चीज हो सकती है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब वो स्ट्रिंग उसको नजर आता है ना, वो इसमें छेड़खानी नहीं करती, इसको जैसी है वैसा दिखा दो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कैन नॉट सेव HTML इन वेरिएबल्स, ये तो हमने शुरू में बात कर ली कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स के अंदर HTML सेव नहीं करा सकते, और रिएक्ट के अंदर हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाते हैं और रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हालांकि दोनों एक ही चीज है, दोनों फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने फाइनल हमारी जो लाइन है उसमें हम देख रहे हैं कि हम फंक्शंस को किस तरीके से कॉल कराते हैं, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फंक्शन कंपोनेंट को किस तरीके से कॉल करा रहे हैं एक HTML के टैग के जरिए। तो ये आपका पूरी रिकैप था पिछली कुछ क्लास का, लेकिन इसमें कुछ एडिशन है। अब एडिशन क्या है, सबसे पहली एडिशन थी हमारी ये है कि पासिंग डेटा टू फंक्शन, सही है। पासिंग डेटा टू फंक्शन में कैसे होता है कि हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं माय फंक डेटा, और ये बेसिकली डेटा क्या है, कुछ भी हो सकता है। सही है। ये आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल कराते हैं तो हम आपको क्या पास कर सकते हो, डेटा। ये इसका क्या होता है, ये फंक्शन का क्या होता है जो हम यहाँ पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, या इसको हम सिंपल कहते हैं इनपुट है। ये फंक्शन का क्या है, इनपुट। अब यही चीज रिएक्ट में कैसे होती है, इसमें हम कैसे करते हैं, थ्रू प्रॉप्स। अब देखें इसमें थोड़ा सा उल्टा था, पहला कि यहां पर आप फंक्शन का नाम लिख रहे हो, यहां पर हम क्या लिखते हैं,
समझ रहे हैं कि मैंने कैसे बात किया? यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ, पैरेंथेसिस बनाता हूँ और उसको डेटा पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक HTML का टैग बनाता हूँ अपने कंपोनेंट के नाम का और उसको एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ जो मुझे डेटा पास करना है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे जरा बताएं कि कंपोनेंट के अंदर मुझे जो प्रॉप्स मिलेंगे वो props डॉट डेटा होगा या props डॉट माई डेटा होगा? किसी और को बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं ठीक है, ये इसको हम कह देते हैं, ये क्या है, सेंडिंग इनपुट, सही है। ये भी क्या है, सेंडिंग इनपुट। बल्कि ये क्या करते हैं, इसको हम लोग निकाल के एक न्यू लाइन बनाते हैं और इसको हम बोल देते हैं कि ये सेंडिंग इनपुट है। अब जावास्क्रिप्ट में हमें पता है कि हम फंक्शन माय फंक्शन, जो हमारे फंक्शन की बॉडी होती है, console.log हेलो। अब यहां पे मैं ये डेटा रिसीव करूंगा और बल्कि यहां पे मैं लिख लेता हूं डेटा, और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया रिसीविंग डेटा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा विजिबल है। सही है, तो ये हमारे हो गए सेंडिंग इनपुट। अब इसमें रिसीविंग इनपुट कैसे होगा? हाँ, हाँ ये सही है। अब इसको हमने यहाँ पे किया। अब आपको पता है कि फंक्शन बाय कंपोनेंट और यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे रिटर्न कराना लाजमी है, और रिटर्न मैंने करा दिया डेटा रिसीव। और मुझे डेटा मिलेगा कैसे? यहाँ पे आएंगे प्रॉप्स, बल्कि यहाँ पे अब होगा प्रॉप्स डॉट, और इसको हमने कर दिया ब्लैक। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप इसको पैरेंथेसिस लगा दिया करें, ज़्यादा बेटर है। अब बताएं कि प्रॉप्स डॉट क्या होगा। ऊपर देखें दो चीज़ें हैं, वाई डेटा और डेटा, कौन सा होगा? डेटा होगा। यहाँ पे डॉट डेटा लिखूंगा तो मुझे डेटा आ जाएगा। कौन सा? यहाँ नहीं, ये तो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में कुछ ना कुछ होगा। मैंने वेरिएबल पास किया, ये समझ आई बात? इसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, पहले तो ये बता। इसको ये बात समझ में नहीं आई मैं पूछ क्या रहा हूँ, ये बात समझ में नहीं आई। चलें एक काम कर लेते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक काम करते हैं। ये माई डेटा 1 2 3 सही है। अब यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको डेटा 1 2 सही है जी। अब आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? अब जरा यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है। एक सिंपल मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, डेटा। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एरे।
मैं एक फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ और इस फंक्शन में क्या पास करा दे रहा हूँ, बात समझ आई? सही है। अब ये फंक्शन खुद है क्या, या फंक्शन में मैं रिसीव कैसे कर रहा हूँ? तो ये फंक्शन बॉडी है, ये तो आपको अच्छे से पता है। इसमें मैं ये डेटा रिसीव कर रहा हूँ और इसी डेटा को यहाँ पे क्या करा दे रहा हूँ, कंसोल। तो यकीनन आप अगर इस पूरे सिस्टम को कॉपी पेस्ट करके अगर आप कंसोल में लिखेंगे या आप जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा कंसोल में 1 2 3। ये बात आपको क्लियर है? अब जरा आते हैं इधर रिएक्ट के अंदर। अब रिएक्ट में मैंने सेम काम किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने उस तरफ काम किया मैंने काम वही किया है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ एरे पड़ा हुआ है। मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, उस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉल कराया है। और उस फंक्शन की यहाँ पर मैंने एक क्या पास कर दिया है, डेटा पास किया, या इसको हम प्रॉप्स कर रहे हैं, की वैल्यू कह रहे हैं। सही है। अब मेरा सवाल ये है कि मैं एक साइड पे लिख रहा हूं डेटा और दूसरी साइड पे इस वेरिएबल का नाम। ये बात समझ आ रही है? मतलब मैं इस कंपोनेंट को बता रहा हूं कि ये डेटा पास करो, माय डेटा पास करो, और उसको मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे मैं डेटा को रिसीव कर रहा हूँ। लेकिन रिएक्ट के अंदर आपको पता है कि ये डायरेक्टली हम इसको नहीं करा सकते, उल्टा हमें क्या कराना होता है, प्रॉप्स डॉट आगे क्या आएगा, डेटा आएगा। तो देखें बहुत ज्यादा बच्चे जो पहुंच गए हैं बात पे, आएगा डेटा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या है। ठीक है, जब रिएक्ट कोई, मैंने आपको बोला था रिएक्ट कोई भी चीज बनाता है तो वो किसमें बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। सही है, वो हर चीज का क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट। बेसिकली वो कंपोनेंट को क्या ट्रीट करता है, ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, की और वैल्यू, प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नाम क्या दे रहे हो, डेटा, इसकी वैल्यू क्या दे रहे हो, माय डेटा। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट में से कोई चीज कॉल करानी होती है तो आप क्या पास करते हो, उसकी की, उसकी प्रॉपर्टी का नाम, की पास कराते हो। ये बात याद है? अपने शुरू में जब ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे तो मैंने लिखा था कार, एक ऑब्जेक्ट बनाया था कार, उसके अंदर मैंने लिखा था मॉडल में लिखा था 2022। तो मैं क्या करता था, कार डॉट मॉडल। तो मैं किसको कॉल करा रहा हूँ, उसकी की को या उसके प्रॉपर्टी को। समझ आ रही? यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे प्रॉपर्टी का, जो कि यहाँ पे होती है उल्टी साइड पे। ये मत लिख दीजिएगा, कि वजह समझ आ रही है कि ये की है और ये क्या है, उसकी वैल्यू। सही है। अगर आपको याद हो तो ये सेम काम हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया है। बहुत खतरनाक थी हो गई है। सही, अगर आप इसको याद हो, आपको कार, ये क्या है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। सही है। अब मैं इसको कहता हूं कार डॉट डेटा इट इज इक्वल्स टू, बल्कि हम यही काम करते हैं, माय डेटा को कॉपी करते हैं एग्जैक्ट। आप लोग बेस्ट ठीक है, बेस्ट ठीक है। तो आपकी आवाज यहां तक आ रही है, सही है। अब हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूं कार डॉट डेटा इज इक्वल्स टू माय डेटा। अब ये बिल्कुल वही केस है जो कि दिए गए कंपोनेंट में आपने देखा कि माय डेटा में एक एरे सेव हुई है और मैं अपने जो कार वाला ऑब्जेक्ट है उसको क्या प्रॉपर्टी दे रहा हूं, डेटा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं। सही है। अब इसको एंटर करते हैं और अब हम लोग कार को जरा देखते हैं कि कार के ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। कार के ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी सेव हो गई, उसका नाम क्या है, डेटा। अब देखेंगे माय डेटा तो गायब ही हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू सेव हो गई है, क्योंकि माय डेटा सिर्फ क्या था,
वेरिएबल था, उसका कहीं पे कोई काम है ही नहीं, उसने सिर्फ अपनी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे क्या कर दी, सेव करा दी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपके प्रॉप्स का। प्रॉप्स में सेम चीज होती है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए वही काम हुआ है कि मैं स्टूडेंट एक कंपोनेंट है, उसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक डेटा नाम की प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू क्या दे रहा, आइटम। अब ये आइटम क्या है, ये आइटम क्या चीज है, ये आइटम बेसिकली एक ये चीज है, इस आइटम के अंदर ये सब सेव हुआ है, और उस यहां पर एक बंदे का नाम और उसका क्लास का नाम। अब आप जानते हैं कि रिएक्ट के अंदर HTML सेव हो सकती है किसमें, वेरिएबल में। जब HTML में वेरिएबल सेव वेरिएबल में HTML सेव हो सकती है, तो हमने सिंपल क्या किया है, हमने स्टूडेंट को क्या पास कराया है, आइटम। तो ये इससे करता क्या है, इस आइटम में से उसका नाम और क्लास निकालता है, और ये सब कुछ क्या कर रहा है वो रिटर्न। जब ये पूरी चीज रिटर्न कर रहा है, तो इस पूरे के बदले क्या टाइप हो जाएगा यहाँ पे, ये सारा डेटा, यानी कि पूरा HTML का कोड। बात समझ रहे, ये जो हमारा स्टूडेंट कंपोनेंट है, ये एक तरह से बस वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, सही है, एक वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। प्रॉप्स में किसी को कोई अभी तक मसला है, आप में से किसने प्रॉप्स यूज करके देखा? अच्छा, प्रॉप्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा जाता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा नहीं आ सकता, ये बात आपको याद है। लेकिन क्या इसकी सोल्यूशन निकालने की क्या इसकी कोई जरूरत है, जरूरत पेश आ सकती है। चलिए इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास फेसबुक होता है, फेसबुक रिएक्ट पे बनी हुई है, अब फेसबुक के ऊपर आप नोटिफिकेशन पैनल देखते हैं पूरा, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट का एक बटन होता है, मैसेजेस का एक बटन होता है, और साइड में एक नोटिफिकेशन का बटन होता है। अब आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में वो रेड कलर का नंबर आ जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पे वो नंबर आया। अब जरा इसको सोचें कि वो जो एक नोटिफिकेशन का बटन है वो खुद एक अलग कंपोनेंट है, वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट का एक बटन है वो खुद क्या है, अलग कंपोनेंट। अब वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, और वो पूरा डैशबोर्ड क्या है, उसका पेरेंट कंपोनेंट। उस पेरेंट के अंदर वो कंपोनेंट छोटे छोटे लगे हुए हैं। बात हो जा रही है। अब डैशबोर्ड डेटा दे सकता है किसको, चाइल्ड को, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ पे आएगी, उस चाइल्ड पे, लेकिन वो वन कहाँ पे दिख रहा है, पेरेंट, यानी कि डेटा कहाँ है, ये रिवर्स हुई है। इसी तरीके से आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर छोटा सा वो शॉपिंग का बटन बना हुआ होता है, सही है। अब वो डेटा इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, चाइल्ड पे, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है, पेरेंट। तो मतलब वो चाइल्ड पेरेंट को बताएगा कि भाई मेरे पास एक एंट्री आई है, तो आप ये रेड कलर का वन दिखा दो। इसका मतलब है चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर भी जरूरी है, ये बात समझ आ रही है। इसी तरीके से जब हम पेरेंट से चाइल्ड वाला हमने काम समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया, ये भी हमने देखा था कि आप एक पेरेंट से उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड से उसके चाइल्ड तक भी डेटा बड़े आराम से दे सकते, ये बात समझ आ रही है। बिल्कुल वही तरीके से जैसे आप पेरेंट से लेकर गए थे। अगर बातों को छोड़ के थोड़ा सा हम काम कर लें, ऐप पे हम क्या करते हैं, अब सब उड़ा देते हैं। सब ज्यादा काम, प्रॉप्स से ज्यादा एक और चीज होती है, वो आपने पढ़ी भी है लेकिन लोगों ने नहीं पढ़ी, वो जब वो आएगी तो मैं बोलूंगा प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं आता। नहीं कराते, उसका एडवांस था, वो आपने पढ़ा है, सब नहीं करा, सही है। मजे की बात आपको याद नहीं होगा।
आएगा तो हम देख लेंगे कौन सा चाहिए। हम काम करते हैं थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं। पहली क्लास पे चलते हैं। पहली क्लास बहुत आसान थी, सही है। index.js के अंदर सिंपल क्या कॉल हो रहा था, ऐप का कंपोनेंट कॉल हो रहा था और ये यहाँ पर रेंडर हो रहा है। यार स्ट्रिक्ट मोड ना लगाओ ना, फिर किसने कहा? हाँ जाहिर है, मैंने बताया था, मैंने कहा था जब आपको ये नॉर्मल बन जाता है तो स्ट्रिक्ट मोड होता है, मैंने बताया सही है। लेकिन इसके बगैर काम करेगा, तो अभी भी आपको दिख रहा है वो काम कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। index.js में क्या पड़ा है? ऐप। ऐप कहाँ पर है? ये रहा। ऐप क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो वर्ल्ड। बहुत आसान, कहानी आसान, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी। हम यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज ऐप डॉट, यहाँ पे आएगा दिस इज ऐप डॉट जेएस। अब हम करते हैं यहाँ पे अपने फोल्डर में जाते हैं MyF2 में, और SRC के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था, कौन सा? कंपोनेंट्स का। इसको क्या कर देते हैं? डिलीट। जब इसको डिलीट करेंगे तो हम app.js में से इन दोनों को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब ये दोनों भी चले गए। अब हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, और इसका नाम देते हैं चाइल्ड और ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पे RFCE कर लेते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, सही है। और इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराने के कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से? डिफॉल्ट, और ये इस वक्त मैं कौन सा कर रहा हूँ? कौन सा है? डिफॉल्ट है। कौन सा है? डिफॉल्ट है, पक्की बात है। कंपोनेंट्स इसको पता नहीं क्या मतलब हो रहा है, ये न्यू लाइन में है। और अच्छा हाँ, सही है। तो हमने ये इंपोर्ट करा लिया। अब हम, आपको पता है कि बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि इस कंपोनेंट को मुझे चलाना है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली इसका मैंने बना ली। ये कह रहे हैं तो मुझे नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा उसको? सही है, ये काम हो गया, लेकिन ये डिव मुझे मजे का नहीं लग रहा है, इसको H2 कर दें। सही है। अब ये ऐप.js सबका अब्बा, सही है, सारे कंपोनेंट का अब्बा। अब उसका एक बच्चा है चाइल्ड ऑफ ऐप, उससे थोड़ा छोटा है, समझ में आ रहा है? ये नाम से पता लग रहा है वो। ये इंपोर्ट हुआ है किसमें? ऐप.js में, सही है। अब यहीं पर कंपोनेंट्स के अंदर एक और बना लेते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं? चाइल्ड ऑफ। दोबारा से RFCE करते हैं। चाइल्ड ऑफ ऐप.js थोड़ा तेज निकला, बहुत जल्दी इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट के बगैर काम होगा नहीं, तो क्या हम इंपोर्ट करेंगे? चाइल्ड ऑफ चाइल्ड इंपोर्ट करा लिया। अब यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करने हैं, मैं क्या करूँगा? चाइल्ड ऑफ चाइल्ड। अब ये ऐप.js पेरेंट उसका छोटा, उसका छोटा, ये पूरी अब हमारा सीक्वेंस बन गया। मजे की बात है, ऐप.js उड़ेगा तो ये दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि अब ये रेलगाड़ी की तरह है, पहली बुकी गई तो बाकी तो ऐसे ही। ट्रेल है। अब हमारे पास ऐप.js में एक वेरिएबल है
हमारे पास app.js में क्या है, सीक्रेट डेटा। अब हमें किस तक पहुंचानी है, आप बोले अच्छा फिर चाइल्ड ऑफ चाइल्ड को चाइल्ड ये app.js में डायरेक्टली कॉल कर सकता था, कॉल कर सकता हूँ कोई भी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट में कॉल। ये मत कीजिएगा कि अब जैसे app.js में चाइल्ड ऑफ ऐप है, आपने चाइल्ड ऑफ ऐप में app.js को भी कॉल करा, ये कोई दिक्कत मत कीजिएगा, उससे फिर वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नहीं, ये वाला फंक्शन इसको कॉल करा रहा है, तो ये वाला फंक्शन इसको कॉल करा रहा है, मसला हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास इधर एक सीक्रेट डेटा है। अब आपको पता है कि मुझे प्रॉप्स देने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा इज इक्वल्स टू सीक्रेट डेटा। सही है, अब आपने देखा कि इसने पैरेंथेसिस खुली लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट को लगा दिए, तो वो समझ गया था कि मैं क्या देने लगा हूँ, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल जो कि HTML के अंदर, तो कोई एरर नहीं, सिंपल सी बात। ये मैंने किसको डेटा पास किया, चाइल्ड ऑफ ऐप, तो ये अभी चाइल्ड ऑफ चाइल्ड के पास तो नहीं पहुंचेगा, ये पहले किसके पास जाएगा, चाइल्ड ऑफ ऐप। अब मैं इसको कैसे रिसीव करूंगा, प्रॉप्स, लेकिन मुझे डायरेक्टली किसको देना है, तो मैं अब क्या करूंगा, सिर्फ प्रॉप्स डॉट डेटा, क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मल फंक्शन में तो डायरेक्ट वो समझ लें वो प्रॉपर्टी आ रहा है, अरे नॉर्मल फंक्शन होता है, लेकिन कंपोनेंट क्या करता है कि उसमें उसको रैप कर देता है किसमें, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या पास किया था, एक स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर आके उसने इस स्ट्रिंग को किसमें चेक करा दिया, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रॉप्स, ये हो गया आपका प्रॉप्स ऑफ डेटा। अब ये किसको पास हो गया, हाँ सिर्फ डेटा, ये सीक्रेट डेटा वही वाली बात है जो मैंने क्लास शुरू करने से पहले बताई थी, सीक्रेट डेटा एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर बेसिकली रिप्लेस होगा ये, ठीक है। अब हम चाइल्ड ऑफ चाइल्ड पे फाइनली पहुंच गए और हम इसको कहेंगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स में बाद यहाँ पर आके हम लोग एक, इसको हम क्या कहते थे, एक फ्रैगमेंट, ये क्यों जरूरी है, क्या पेरेंट टैग एक चाहिए होगा, वरना इसको उल्टी आना शुरू हो जाती है, ऊपर से आपको बड़ा वाला लिख के पेरेंट है, तो हमने इसको दोबारा से बोला ठीक है भाई नाराज हो तो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉप्स डॉट डेटा, तो ये आपकी क्या आ गई, सीक्रेट। एक काम करते हैं, सीक्रेट की को रखते हैं तरफ, लेकिन ये टेल है तो फिर तो इसको रख करेगा, सही है। अब देखें ये आया कहाँ से, पेरेंट से आया, पहुंचा कहाँ, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड। अच्छा, इसको चाइल्ड ऑफ ऐप पे लाने की जरूरत थी, ये जरिया बन रहा है, सही है। ये एक करना ऐसे ही है, काम ये ऐसे ही होगा, लेकिन ये एक नुकसान भी है। नुकसान क्यों है, इसको ये डेटा चाहिए ही नहीं था, किसको चाहिए था, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड को, लेकिन खामखाई चाइल्ड ऑफ ऐप ने ये रिसीव किया और आगे सेंड किया, तो ये एक प्रॉप्स का डिसएडवांटेज है, और इस पूरी चीज को हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या कहते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग में क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट जिनको डेटा वो चाहिए ही नहीं, लेकिन आपको मजबूरन उन कंपोनेंट्स को वो डेटा पास करना पड़ता है। अब जब भी आप कंपोनेंट में कोई डेटा पास करेंगे तो क्या होता है, वो सारा ट्रेल जो है वो सब रिलोड होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ app.js में, और इस सीक्रेट की से मैं कुछ हटा दूंगा, तो मैंने क्या किया, डेटा चेंज किया। जब मैंने डेटा चेंज किया ना, तो पहले कौन अब रिलोड हुआ होगा, app.js खुद, उसके बाद उसने किसको रिलोड कर दिया, चाइल्ड ऑफ ऐप, फिर किसको रिलोड किया,
चाइल्ड ऑफ चाइल्ड। अब ये इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन इसको मजबूरन करना पड़ा। किसको? चाइल्ड ऑफ चाइल्ड। अभी तो आपके पास सिर्फ 3 कंपोनेंट है, सही है। जब आपके पास एक पूरी फुल फ्लैश वेबसाइट बनती है ना, तो आपके पास पूरा एक फलूदा बनता है कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट का। बात समझ रहे? अब वो फलूदा जो बनता है ना, उस पर फिर काम खराब होता है। यहाँ पे इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास एक और दो चीजें हैं, क्योंकि डेटा का ट्रांसफर भी रिएक्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये बात आप समझ लें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब एक और चीज है कि अगर ये मैं एनएडीयूटी कहाँ पहुंचाता, नेटवर्क चीजें, तो ये इसको भी हम यूज करते हैं। तो हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने का बेसिकली 2 बड़े मेथड्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो 2 है। एक कहलाता है रिडक्स, रिडक्स क्या कहते हैं? रिडक्स। आपको पता है कि रिडक्स एक लाइब्रेरी है, तो रिडक्स एक और लाइब्रेरी है। तो क्या लिखा हुआ है? प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर JSX और जावास्क्रिप्ट। ये कह रहा है कि ये अलग से लाइब्रेरी है सिर्फ इसके लिए, JSX। ये क्या चीज करती है? स्टेट कंटेनर। स्टेट क्या होता है? बेसिकली स्टेट डेटा का दूसरा नाम। लेकिन इसको स्टेट क्यों कहते हैं? फिर वेरिएबल क्यों नहीं कहते, या डेटा क्यों नहीं कहते? स्टेट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेट एक ऐसा वेरिएबल, ऐसा डेटा होता है जो हमें पता है कि चेंज होगा। अब वो चेंज होगा तो उसके चेंज होने से कुछ और चीजें भी चेंज होंगी। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट, जिससे दूसरी चीजें डिपेंड करती हैं। और हमें पता है कि ये वाला वेरिएबल दूसरे कंपोनेंट इसको तब्दील करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपका एक कंपोनेंट होता है ऑथेंटिकेशन, लॉगिन सिस्टम। लॉगिन सिस्टम आप सबने इस्तेमाल किया है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, आप लॉगिन को क्लिक करते हैं और आप लॉगिन हो जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे आपने डेटा लॉगिन के पेज पे डाला, लेकिन जो आपका पीछे डैशबोर्ड है वहाँ पे आपका समझिए क्रेडेंशियल सेव हुए होते हैं, कि आपका ऊपर नाम लिखा हुआ आता है वेलकम, और आपका नाम होता है। इसका मतलब है पूरी वेबसाइट में तो आपका डेटा घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है? तो कहाँ पे सेव हुआ? इसमें सेव होता है नॉर्मली सेव कंटेनर, क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे पता है कि सबको जरूरत पड़ेगी। अब आपने कोई चीज खरीदी है, अब सर्वर पर डेटा जाना है कि किस यूजर ने खरीदी है, अगेन आपकी आईडी की जरूरत पड़ेगी, सही है। तो वो कहाँ से उठाता है? वो स्टेट कंटेनर से उठाता है। एक सिंपल एक वेरिएबल है, इसके अंदर आप क्या सेव करा सकते हो? डेटा। लेकिन ये स्टेट का वेरिएबल बहुत ज्यादा कंपोनेंट के पास एक्सेसिबल है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्रॉस स्केलिंग से ये ना होते। क्रॉस स्केलिंग में क्या होगा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इतना कितना चलाओगे? और ये एक वेरिएबल नहीं होता, हजारों वेरिएबल, ठीक है। सबको आप क्रॉस बिल्ड कराते रहोगे, ऐसे तो फिर आपकी ऐप किसी काम की नहीं बचेगी। कितना लोड होगी, आपको दिखेगा ही। तो उसके लिए हमारे पास पहला मेथड क्या? रिडक्स। रिडक्स एक अलग से लाइब्रेरी थी जो रिएक्ट वालों ने इस्तेमाल की एप्लीकेशन शुरू। नहीं, जब नई रिएक्ट आई थी तो उन्होंने क्या बनाया थी? उन्होंने कहा कि हम बस एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी बनाने वाला था। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रिएक्ट इतनी ज्यादा फ्लो हो जाएगी, इतनी पॉपुलर हो जाएगी। देखो इतनी पॉपुलर हो गई तो मसला ये था कि रिडक्स सीखना एक खुद एक अलग साइंस है, क्योंकि ये रिडक्स जो है खुद बताते खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आपको दिख रहा है पूरी लाइब्रेरी का एक पेज बना हुआ है, ये पूरा एक अलग सिस्टम था। तो ये वालों ने कहा यार ये अजीब सी चीज है, क्योंकि अगर रिडक्स वाले कोई चेंज करते थे, कोई अपडेट करते थे, तो डायरेक्टली किसको असर पड़ता था? ये वाले। तो उन्होंने कहा यार ये गलत है, तो उसकी जगह पे उन्होंने एक अपना रिएक्ट के अंदर ही एक फंक्शनैलिटी बनाई, जिसको वो लोग क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेम काम करता है जो रिडक्स करता है, लेकिन वो किससे बिल्ड है? रिएक्ट पे। आपको याद है? क्योंकि आपका थोड़ा सा ओवरव्यू है किस चीज का? रिडक्स का या आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सही है। अभी मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चीज है, ये होता है, ताकि जब
दूसरी बार जब हम इसको पढ़ने जाए तो आपके ऊपर से ना जाए, ताकि थोड़ा आपको टाइम मिले इसको जज करने। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको इस तरीके से हिला देगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी। सही है, ये रिएक्ट का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि थोड़ा मुश्किल है, और ये थोड़ा इतना है कि मुझे खुद इसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगा था। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी कुछ एरर आया था, कभी कुछ एरर आया, फिर नया ये न्यू है बेसिकली। ये समझ लें कि रिएक्ट 16 में इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, बात है, प्रॉप्स तो बिल्कुल इनिशियल है। नहीं नहीं, वो रिडक्स बहुत पुराना है, रिडक्स बहुत पहले से यूज हो रहा है। रिडक्स जो है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जक्वेरी इनके लिए यूज होता था ऑलरेडी, तो रिएक्ट वालों ने इसी को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन रिडक्स में ये मसला है कि रिडक्स की पूरी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है, जैसे इंडेक्स डॉट जेएस है रिएक्ट के लिए, उसके बाद क्या है ऐप डॉट जेएस है, पूरा सीक्वेंस है उसका। इसी तरीके से रिडक्स का भी पूरा सीक्वेंस है, एक स्टोर्स का फोल्डर बनता है, उसके अंदर आपके एक्शन का फोल्डर बनता है, उसके अंदर आपके यूजर्स बनते हैं, एक्टिवेटर्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें बनाने के बाद आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, रिडक्स। तो रिएक्ट वालों ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, मसले लोगों को हो रहे थे इसका, और इनका ये जब अपडेट मार दे फिर तो आप फिर आप इसका नया अपडेटेड वर्जन है, आप वो सीख। अब आप रिएक्ट में काम ही नहीं कर सकते जब तक सुना कर, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉप बिल्डिंग से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। कहीं कहीं पे प्रॉप बिल्डिंग जरूरी होती है, जैसे टेबल की रॉस, आपने टेबल बनाना है ऑटोमेटिक, सही है, उसकी रॉस जो है उसमें डेटा फिलअप करना है ऑटोमेटिक लूप के थ्रू, तो आप नॉर्मली उसमें डेटा कैसे पास कर देते हो, प्रॉप से, सिंपल। क्योंकि आपको पता है कि उस टेबल से डेटा वापस नहीं आएगा, तो देख रहा उसको टेबल में डेटा दे दिया, उस टेबल ने दिखा दिया, कहानी खत्म। तो आप नॉर्मली यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर देते हो, प्रॉप्स, फिर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद। लेकिन कौन क्या है, लेकिन मुझे जो फील होता है कि रिडक्स सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसके बाद जो चीज़ मुश्किल है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ सीखना तो हाँ, हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसकी जरूरत ही, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से टोटली काम कर लेते हैं। ये अब इसलिए होता है कि आप इसको जरा ऐसे समझें कि आपके पास एक ग्रैंड चाइल्ड का भी ग्रैंड चाइल्ड है, सही है, बहुत ज्यादा कॉम्पोनेंट है, सिस्टम कॉम्पोनेंट है, किसी का ग्रैंड चाइल्ड का भी ग्रैंड चाइल्ड है। अब ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है, एक सिस्टम कॉम्पोनेंट चल रहा है, एक पूरा मेन कॉम्पोनेंट चल रहा है, उसका ग्रैंड चाइल्ड का भी ग्रैंड चाइल्ड कॉम्पोनेंट है। अब इसी के सिस्टम कॉम्पोनेंट के साथ एक और मेन कॉम्पोनेंट था, अब उसका भी एक ग्रैंड चाइल्ड का ग्रैंड चाइल्ड है। अब इन दोनों की जो आखिरी वाली पीढ़ी है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, डेटा शेयर करना है। अब आप जरा इसको सोचेंगे ये प्रॉप से कैसे मुमकिन है, प्रॉप से ऐसे मुमकिन ना कि वो ग्रैंड चाइल्ड पहले अपने ग्रैंड पेरेंट को देगा, फिर वो ग्रैंड पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट को देगा, तब उस मेन कंपोनेंट में पहुंचेगा, वो मेन कंपोनेंट अपने सिस्टर कंपोनेंट को देगा। अब सिस्टर कंपोनेंट को भी डायरेक्ट नहीं दे सकता, तो उसको पहले अपने पेरेंट को देना पड़ेगा, फिर वो पूरा यूं मतलब लूप के पीछे आएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इतना कर करके और बीच में कहीं से नहीं खड़ा, काफी पूरी है पीछे। इसकी वजह से आप इसके बजाय आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सेंट्रल डेटाबेस, एक बीच में डेटाबेस किसी कंपोनेंट में अंदर नहीं होता, वो बिल्कुल एक अलग से न्यूट्रल होता है, वो बीच में होता है। अब आप उसको कहते हो कि भाई कि जिसको भी डेटा चाहिए तो इससे जाके ले लो। अब तुम भले किसी के ग्रैंड चाइल्ड हो, किसी के तुम पेरेंट हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम सिंपल क्या है, वो डेटा पास करना और डेटा सेव करना, वो सेव भी कर देता है और डेटा आपको रिटर्न भी कर देता है, उसके दोनों काम। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक ही फाइल में लिखी जाती है, इजी है। रिडक्स जो है ये मल्टीपल फाइल में लिखी जाती है, उसकी बॉर्डर स्टेट यानी कि इसको स्टार्ट करने के लिए जो काम करना है थोड़ा मुश्किल होता है, उसको हम इस तरह से अभी टाइप करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और काम हम करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया चाइल्ड ऑफ चाइल्ड और ये सब, इसको हम फिर उड़ा देते हैं, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐप.js में ये उड़ा देते हैं। ये जरूरत नहीं है, अब आपको पता है HTML के अंदर एक टैग होता है,
नॉर्मली अच्छा, पहले इसको बंद करते हैं। अब आपको पता है कि ये मेरा क्या है। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्या है, गांठ। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है, एक बहुत सिंपल चीज़ है। इसको हम एक आईडी दे देते हैं। मैंने आईडी दे दी इनपुट बॉक्स। तो आपको एक चीज़ पता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे इसका डेटा चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी पास कर देंगे और क्या करते हैं, डॉट वैल्यू, यही होता है। और यहाँ पे नीचे हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट
अब हम क्या करते हैं, इसका साइड में कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है। डर नहीं होते हैं। आप लोगों ने ये काम किया था के अंदर, आप क्या पास कर देते हैं, फंक्शन, इसको मैं कह देता हूँ सबमिट, और यहाँ पर आके हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। ये तो आपको पता है कि फंक्शन आप ऊपर बना नीचे बना सबमिट फंक्शन। अच्छा, अब एक मजे की बात देखिए कि मैं जो भी चीज़ काम कर रहा हूँ वो कंपोनेंट के अंदर करना सही है, ताकि इसके स्कोप में है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप जो आपको है। यहाँ पे आके ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, और ये वाला काम जो है जैसे कि मैंने किसमें लिख दिया, फंक्शन के अंदर, ठीक है। हम करते हैं हेलो, लेकिन ये मुझे लाइव चाहिए, डाउट नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें डेटा टाइप करूँ तो मुझे यहाँ पे देखते हैं वाला सिस्टम मुझे लाइव चाहिए। मतलब मैं टाइप करूँ ना, मुझे यहाँ पे दिखेगी अच्छा ये बंदा क्या टाइप कर रहा है। इसका क्या हो सकता है, अच्छा इसका एक और फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम क्या है, लेकिन चलें ये पूरा हम फंक्शन को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं हम चेंज यूज़ किए किसी ने, बात आपको पता है ये सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट की कुछ मेथड में प्रॉपर्टी है क्या, ये हर जगह यूज होता है जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी, लेकिन ऑन चेंज वैल्यू वाला नॉर्मली बिल्कुल सही है। लेकिन एक इशू है, जो ये वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल, अब अगर आप ये किसी और को पास करोगे तो क्या यही वैल्यू आएगी, क्यों, उसकी वजह बेसिकली आप मसला समझे कि ये वेरिएबल किसके स्कोप में, ये कंपोनेंट के स्कोप में, इसके मतलब है कि इसके बाहर इसका कोई वैल्यू ही नहीं। मेरा मसला ये है कि मुझे ये वैल्यू कहीं और फर्स्ट से पास करनी है, फिर क्या ये उसमें दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर एक नया कंपोनेंट बना देते हैं, क्या तो यहाँ पे कर देते हैं RFC, तो यहाँ पे हम फ्रॉम से डेटा उठाते हैं, सही है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम डॉट डेटा, ऊपर हम आपकी दिखाने के लिए यहाँ पे डेटा में हमने ये कर लिया, फिर आपको पता है कि हमें यहाँ पे बुक को क्या करना पड़ेगा, सही है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ऊपर ऊपर करते हैं ताकि पता लगे,
शो, और ये मैंने दिया डेटा, तो डेटा में मैंने इसको क्या पास कर दिया, ये वाला देखिए क्या मसला दे रहा है, इनपुट डेटा इज नॉट डिफाइंड, इनपुट डेटा यहाँ पे तो हुआ वैसे, इसका मसला ये है कि ये किसके स्कोप में है, सबमिट फंक्शन इसका लोकल स्कोप है। तो चलो इसका एक हल हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से और इस कॉम्पोनेंट के अंदर ये बात हम नहीं करते, मैंने सिंपल क्या किया कि इसका स्कोप यहाँ से हटा के एक ऐप में कर दिया। पहले डिक्लेयर कहाँ हुआ होता इस फंक्शन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या दे रहा था एरर, तो मैंने अब उसको कहाँ डिफाइन कर दिया इस ऐप कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये रिटर्न किसका है, इस ऐप कंपोनेंट का। लेकिन मैं इसको इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये पे पड़ा है, सिर्फ मुझे क्या हटाना पड़ा बाहर, ताकि मैं उसको बताऊं कि भाई ये डिक्लेयर बाहर हुआ। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनिशियल वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये बुक का कंपोनेंट जो कि बेसिकली ऐप का क्या है, चाइल्ड है। अब सवाल ये बनता है कि ये फंक्शन इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बात क्लियर, ये वाला फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वो आपने देखा थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे इसकी वैल्यू बदल बदल के आ रही थी। सवाल ये बनता है कि क्या ये इनिशियल वैल्यू चेंज होगी, जब ये फंक्शन इसकी वैल्यू चेंज करेगा, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्या ये होगा, लेकिन वेरिएबल तो है ना, वो मैं प्रॉप्स के थ्रू पास तो कर रहा हूँ, क्या होगा, हो जाएगा। जरा सोचेंगे क्या हुआ है यहाँ पे फंक्शन चला है, ये सबूत ये है कि कौन लॉग हुआ, तो कौन लॉग में वैसे ही कौन लॉग हुआ जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे जैसे टाइप कर रहा था उसने वो फंक्शन चलाता रहा। क्यों वो चलाता रहा, क्योंकि मैंने उसमें क्या लगाया हुआ है, ऑन चेंज। ये बात आपको समझ आ रही है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने यही सेम वेरिएबल यहाँ भी तो पास किया हुआ है, लेकिन ये तब्दील नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है, कंसोल लॉग नहीं, मैंने इसकी वेरिएबल जरूर सेट की है, और ये आपको पता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकता है, नहीं करेगा। हाँ देखिए, अब इसमें आपको एक लफ्ज लिखना है, लाइफ साइकिल ऑफ, पूरी जो मैंने मेहनत की है एक चीज सिखाने के लिए की है, लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट क्या होता है। यहाँ पे कोई अच्छी सी फोटो मिल जाए तो अच्छा होगा। पहली स्टेज क्या है, दूसरी क्या है माउंटिंग, तीसरी क्या है, उसके बाद इनिशियलाइजिंग, माउंटिंग, अपडेटिंग, उसके बाद अनमाउंटिंग। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कंपोनेंट का बनना। जब रिएक्ट कंपोनेंट को बनाता है तो वो बेसिकली क्या है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद है माउंटिंग, मतलब उस कंपोनेंट को डॉम के अंदर अटैच करना, तो वो क्या हो गया माउंटिंग। माउंटिंग का बेसिकली ये भी मकसद है कि ये एक्चुअली आपका कोड चल जाए, उसको हम क्या कहते हैं माउंटिंग। उसके बाद है अपडेटिंग। अपडेटिंग अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इनपुट में जैसे जैसे टाइप होगा
तो ये फंक्शन एक वेरिएबल को तब्दील करेगा, तो ये क्या हो गया, अपडेटिंग। फाइनली क्या है, अनबाउंडिंग। अनबाउंडिंग ये होता है कि भाई आपने पेज चेंज कर दिया, सही है, आपने रिएक्ट में पेज बदला, जब आपने पेज बदला तो ये कंपोनेंट का काम खत्म, तो वो क्या कर देता है, उसको डिटैच कर देता है ताकि मेमोरी आपकी ज्यादा यूज ना। फिर जैसे ही आप इसकी टैब पे क्लिक करेंगे ये दोबारा से इस कंपोनेंट को बाउंड कर देगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये इसके चार क्या है स्टेज, इनिशियलाइजेशन, बाउंडिंग, अपडेटिंग और अनबाउंडिंग। बहुत सिंपल सा है कि पहले आप बनाओ, उसके बाद उसको चलाओ, उसको थोड़ी तब्दीली करो, फिर उसको बंद कर दो। बहुत सिंपल है, जैसे कि गाड़ी चला रहे, सही है, वो बनाते आप नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन कभी का कुछ रहता ही। अब इस बात का जवाब कि ये क्यों नहीं बदला, अगर आप ये जावास्क्रिप्ट में करते ना ये काम हो जाता। ये सेम काम जो मैंने अभी किया है ना, ये काम जावास्क्रिप्ट में हो सकता था, सही है। यहाँ पे ये काम मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि रिएक्ट के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी डेटा में चेंज होगा तो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होता है, रीलोड होता है। क्या होता है, रीलोड। अब रीलोड होने का मतलब है कि ये पूरा कंपोनेंट लाइन नंबर 4 से दोबारा चलेगा। बात समझ रहे? अब जरा सोचें क्या हुआ, इसको बताना स्लो बाय स्लो, थोड़ा हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने प्रेस किया ए, जब मैंने दबाया ए तो ये फंक्शन चला, सही है। इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया कि जो ए टाइप हुआ उसको किसमें सेव करा दिया, इनपुट डेटा में। इनपुट डेटा में पहले क्या था, तो ये इनपुट डेटा हमें ए सेव हुआ, आपको दिखा नहीं इसकी अभी बजा देखते, लेकिन वो ए सेव हुआ और क्या हट गया, इनिशियल वैल्यू। बात समझे क्या, नहीं इस पे आते हैं। अब देखिए इसकी डेटा चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि अब जैसे ही इसमें डेटा चेंज हुआ, ये ग्लोबल वेरिएबल इसका चेंज हुआ, इसने फिर क्या कर दिया, फिर दोबारा से कंपोनेंट को चला दिया। जब उसने दूसरी बार कंपोनेंट को चलाया तो इनपुट डेटा में फिर क्या सेव हो गया। अब ये वाला फंक्शन तो तब चलेगा ना दोबारा जब आप कोई चीज प्रेस करोगे, तो इसने इस फंक्शन को स्किप किया और डायरेक्टली क्या चला दिया। ये बात समझ आ रही, इसको फिर से थोड़ा स्लो स्लो रिपीट करो। हुआ क्या, आपने इधर ए प्रेस किया, जब आपने ए प्रेस किया तो इनपुट पे एक फंक्शन लगा हुआ है कि जब भी तुमने कोई चेंज आए तो कौन सा फंक्शन ट्रिगर करो, सबमिट फंक्शन। जब ये फंक्शन ट्रिगर हुआ तो इनपुट डेटा में क्या सेव हो गया, ए, तो क्या हट गया, ये काम हो तो गया। लेकिन जैसे ही ये मेन वेरिएबल बदला तो रिएक्ट को पता लगा कि मेरा एक वेरिएबल चेंज हुआ है। जब ये चेंज हुआ तो पूरा का पूरा उसने कंपोनेंट को क्या कर दिया, रीलोड कर दिया, मतलब दोबारा चला। जब उसने इसको दोबारा चला तो लाइन नंबर 5 चलेगी, लाइन नंबर 5 पे कुछ है नहीं, लाइन नंबर 6 पे कुछ है, हाँ। उसने देखा कि भाई इनपुट डेटा में क्या सेव करा है, इनिशियल वैल्यू, उसे सेव करा दिया। क्या चीज हटा के, ये हटा बात है यार। उसके बाद वो आया लाइन नंबर 8 पे, उसने देखा ये तो फंक्शन है, उसने फंक्शन रीड कर लिया लेकिन अभी फंक्शन चलाएगा नहीं। ये फंक्शन तो तब चलता है जब वो फंक्शन कॉल होता है, तो वो डायरेक्टली किस पे आ गया, लाइन नंबर 15 पे, और ये HTML का कोड चला। अब आप समझ रहे हैं कि उसको यहाँ पे दोबारा ये चीज क्यों मिली, क्योंकि इनिशियल वैल्यू में चेंज हुआ था, लेकिन क्योंकि रिएक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो कंपोनेंट को घुमा देता है, दोबारा से रिलोड कर देता है जब कोई चेंज आता है, तो उसने पहली वाली वैल्यू दोबारा देकर। अब ये तो मसला है, दो बार चला रहे हैं, अब आप लूप बन गया, अब आप इसको रोक भी नहीं सकते, आप इसको कह भी नहीं सकते कि भाई जब मैं इसको ऑन चेंज कर दूँ तो इसको ना रिलोड कर, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये रिलोड नहीं करेगा तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। क्योंकि ये आपका जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जब वो आपका पूरा डॉम रिलोड करने का, आपका कंपोनेंट रिलोड कर रहा है। इस काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक चीज है उसको हम कहते हैं स्टेट। क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेट एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि जो रिलोड होने वाला सिस्टम है ना, इसके दौरान वो उसको रिलोड
नहीं करता, समझ रहे? वो आपकी जो कंपोनेंट की रिलोड करने वाली ताकत है वो उस पर नहीं चलती। स्टेट बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन बनाया हुआ इसके अंदर ही होता है। लेकिन खास तौर पे उन्होंने ये आपको दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप कोई भी चीज़ में सेव कराओगे तो रिलोड होने पे क्या हो जाएगी, दोबारा अपनी पुरानी वैल्यू पे वापस चला जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं हम स्टेट, और ये इंपोर्ट होती है किसमें से? और ये कौन सा वाला इंपोर्ट है? नेम्ड इंपोर्ट है। तो मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ? यूज स्टेट। यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि दो चीजें आपको रिटर्न करता है। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूज स्टेट का एक फंक्शन है, इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? तो दो वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। उन दोनों वेरिएबल का मैंने नाम क्या रखा है? डेटा और सेट डेटा। ये मैंने खुद रखा है, आप इसलिए कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो आप कहाँ सेट करते हैं? नहीं, बल्कि इसको आप यहाँ पे नहीं करें, फिलहाल आप रखिए तो जाएंगे, बल्कि ये हम कहते हैं इसको इनपुट डेटा। सही है, इसको हम कर देते हैं रात में। बात समझाएंगे? अब हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है, तो स्टेट के अंदर आप डायरेक्टली ऐसे डेटा सेव नहीं करा सकते। उसका तरीका क्या होता है? ये जो दूसरा वाला आपके पास वेरिएबल, ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन कैसे कॉल होता है? सिंपल है, क्योंकि अगर आप इसको सही करें, न्यू डेटा रख के आप वेरिएबल दे दें, बाहर कह दें और सेट डेटा, समझ आ रहा है? हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया, उसका नाम क्या है? वो कौन कितनी चीजें आउटपुट दे रहे हैं? दो चीजें। अभी हमने ये नहीं देखा कि ये क्या चीज है, सिर्फ हमने क्या देखा है? सेट डेटा। सेट डेटा मैंने कहा कि एक फंक्शन है, आप उसको जो भी चीज पास करोगे वो सिंपल क्या करा देगा? सेव करा देगा। सही है? और ये आपका वेरिएबल है जिसके अंदर वो डेटा होता है। जो भी आप चीज को सेव कराते हो वो आपको कहाँ से मिलता है? यहाँ से, पहले वाले वेरिएबल। अगर आपको इस वेरिएबल की डेटा चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे? सेट डेटा। तो वो एक सेट डेटा क्या है? फंक्शन है। अब इसको हम दोबारा जरा चेक करते हैं पहले। इधर ऊपर नोट करें, चेंज हो रहा है। आपको कहाँ पे चेंज हो रहा है? शायद कंपोनेंट। इसका मतलब है कि अब जब इसके अंदर ये डेटा सेव हो रहा है तो उसके रीलोड होने पे ये डेटा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? नहीं कुछ भी, ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी देते, मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया। तो आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे क्या होता है? यकीनन आपको बड़े सवाल होंगे, मुझसे बताए होंगे, लेकिन कल इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि इसके क्या चीज़ है, और इसका हम दोबारा से थोड़ा रिव्यू करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली कहते हैं रिएक्ट ग्रुप्स। कहते हैं रिएक्ट ग्रुप्स। ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमें हमारी हेल्पिंग के लिए रिएक्ट वालों ने हमें प्रोवाइड किया। सही है? तो इंशाल्लाह आज की क्लास को इतना रखते हैं, लेकिन कल इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करके आइएगा। मैं आज के वीडियो अपलोड करूँगा। सही है? इंशाल्लाह